हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी हम पढ़ेंगे इको। इसके हमने 6 लेसन पहले पढ़ लिए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे स्कूल स्टार्ट होने वाला था, हुआ नहीं, लेकिन अभी ये कोरोना कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। इसके कारण हम अभी भी वीडियो के माध्यम से ही पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को इसमें पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं कि वीडियो है समझ में नहीं आएगा, पढ़ना नहीं है। अब ये सब आपको करना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्कूल ओपन होंगे हम वापस से जैसे भी होगा, जैसे भी सर वगैरह जो भी हमें बताएंगे हम उस प्रकार से करेंगे। लेकिन अभी हमको वीडियो के माध्यम से ही पूरे ध्यान लगा के पढ़ना है, क्योंकि ये साल आपका बहुत कीमती है, तो उन्हें बर्बाद नहीं करना है। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इको, चैप्टर 7 जनसंख्या। इसके 6 लेसन हम पढ़ चुके हैं। जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। ये तो आप ही जानते हो कि जनसंख्या किसे कहते हैं। जनसंख्या पॉपुलेशन को कहते हैं। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। इसकी प्रस्तावना, जो कि हमारा भारत दूसरे नंबर पे आ चुका है। इसकी प्रस्तावना से शुरुआत कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन। वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या 7 अरब को पार कर गई, यानी इतनी जल्दी बढ़ती जो जनसंख्या है ये विश्व की है, जो पूरे विश्व में जो 7 अरब से भी ज़्यादा जनसंख्या हो गई है। जबकि भारत की जनसंख्या कितनी है? 1.25 अरब होने की स्थिति में है। सिर्फ एक भारत, यानी विश्व में तो है 7 अरब, लेकिन एक हमारा भारत ऐसा है जिसमें भारत में सिर्फ 1.25 अरब होने की संभावना है। यानी ऐसी स्थिति आ गई है कि आने वाले समय में तो लगता है कि भारत ही हमारा पहले नंबर पे आ जाएगा। ऐसी परिस्थिति में अति जनसंख्या पर चर्चा अनिवार्य हो जाती है। यानी जब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जनसंख्या तो उस पर वार्तालाप करना, यानी चर्चा का ये कि विषय हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या और उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना प्रत्येक सरकार का बुनियादी प्रश्न है। अब जैसे जैसे दिन पे दिन जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो वहाँ की जो सरकार है उसके सामने यही समस्या आएगी कि हम इन सबकी, जितने भी लोग हैं उन सबकी हम आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार से करें, क्योंकि ये उनके दिमाग में एक प्रश्न होता है, सवाल होता है। जनसंख्या ये रुकने का नाम नहीं लेती, दिन पे दिन बढ़ती जाती है। अब जितने लोग होंगे उतने उनकी आवश्यकता भी बढ़ेगी, अब आवश्यकता होगी तो उनकी पूर्ति भी करनी पड़ेगी। और यह एक सरकार के पास एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि इस समस्या का समाधान हम किस प्रकार से करें। इसीलिए प्रत्येक देश में प्राकृतिक संसाधनों का खूब महत्व है। यानी जो वहाँ के प्राकृतिक जिन संसाधनों के द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है उनका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्राकृतिक संस्थाओं की मदद से आर्थिक विकास संभव बनता है। जो उनके वहाँ पे प्राकृतिक जो साधन है जिनके द्वारा कि लोगों की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है, यानी उत्पादन वगैरह बढ़ा करके, उनकी मदद से ही आर्थिक, यानी जो लोग उस देश का जो आर्थिक विकास सुधारा जा सकता है। अगर आर्थिक विकास करना है तो वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है वो ही सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यहाँ जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों के बीच 2 संदर्भ अति महत्वपूर्ण हैं। पहला है, जनसंख्या के बढ़ने से मर्यादित प्राकृतिक संसाधनों का नाश तेजी से होगा, जो लंबे समय अंतराल में भावी पीढ़ी के लिए चुनौती पैदा करेंगे। दूसरा है, यानी जो भी जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है, पहला क्या था, जनसंख्या के बढ़ने से मर्यादित प्राकृतिक संसाधनों का नाश तेजी से होगा। यानी जो प्राकृतिक, अब सीमित मात्रा में होते हैं प्राकृतिक संसाधन, तो ऐसा तो है नहीं कि उनको भी बढ़ा सकते हैं। अब जनसंख्या बढ़ने से जो भी ये जो मर्यादित जो सीमित मात्रा में जो संसाधन है उनका विनाश होता है, क्योंकि इतना उत्पादन वो नहीं कर पाते जिस गति से कि जनसंख्या बढ़ रही है, जो लंबे समय अंतराल में भावी पीढ़ी के लिए एक चुनौती पैदा करते हैं। यानी आने वाले समय के लिए एक चुनौती हो जाती है। चुनौती ऐसे कि सभी इन जनसंख्या जो बढ़ रही है उन सभी की समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सके। दूसरा है, अल्प तालीम प्राप्त जनसंख्या बढ़ने से, यानी जिन्हें
कोई ज्ञान नहीं हो या ज्ञान है तो कम ज्ञान हो, उनके कारण भी जनसंख्या बढ़ती है, जिससे प्राकृतिक संपत्ति का इष्टतम उपयोग नहीं हो पाता। यानी जिन्हें संसाधन तो है लेकिन उनका सही रूप से उपयोग करना ही नहीं आता, इसके कारण भी उसका जब उपयोग करना नहीं आता तो वो उत्पादन वगैरह नहीं कर सकते, जिससे क्या होता है कि उनका आर्थिक विकास यानी देश का आर्थिक विकास करने में भी समस्याएं पैदा होती है, जो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए एक रुकावट होती है। जब सही तालीम नहीं हो, सही शिक्षा प्राप्त नहीं होती तो वो सही रूप से उसका उपयोग भी नहीं कर सकते, जिससे क्या होता है आर्थिक विकास यानी अच्छा काम नहीं करेंगे तो उत्पादन वगैरह नहीं होगा, ये नहीं होगा, उत्पादन नहीं होता है तो देश का आर्थिक विकास जो करने की सरकार जो सोचती है उसमें भी रुकावटें पैदा होती है। इस प्रकार देश के अर्थतंत्र में जनसंख्या का अभ्यास करना अति आवश्यक है। यानी देश की जो जनसंख्या है जो हमारे आर्थिक अर्थतंत्र को खराब करती है, उसके लिए अभ्यास करना यानी उसे समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुतायत समस्याओं के मूल में जनसंख्या वृद्धि को ही पाएगा नहीं। यानी जो भी समस्याएं आती है वो सिर्फ इसीलिए आती है कि बढ़ती हुई जनसंख्या है। यानी अगर आर्थिक विकास नहीं हो रहा है तो उसका कारण भी है कि जितनी जनसंख्या बढ़ती जाएगी लोगों का सभी की आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जा सकती है। यानी मेन कारण क्या हुआ इसका, यानी जनसंख्या वृद्धि। अगर जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या की वृद्धि जो हो रही है उसको कम या रोका जा सके तो हमारे आर्थिक विकास करने में भी हमें सुविधाएं प्राप्त होगी। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ, यानी जनसंख्या विस्फोट क्या है। भारत में मृत्यु दर में हुई तीव्र गिरावट, यानी भारत में जो मरने वाले की जो संख्या होती है वो कम होने लगी, उसके सामने जन्म दर में तीव्र गिरावट न होने से यानी मरने वाले लोग कम हो गए और जनसंख्या जन्म दर यानी तेजी से जब बढ़ जाती है तो शुद्ध जनसंख्या वृद्धि का दर ऊंचा रहता है। यानी उससे क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ती जा रही है और इसे ही जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। विस्फोट क्यों कहा जाता है, क्योंकि लगातार जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जो मृत्यु दर है वो कम हो रही है। उसका कम होने का क्या कारण है कि उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जा रही है, यानी बीमार चिकित्सा वगैरह ये सब सुविधाएं होने के कारण मृत्यु दर में कमी आई है। विश्व की अनेक समस्याओं में सबसे महत्वपूर्ण समस्या जनसंख्या वृद्धि का ही है। यानी जो भी समस्याएं हैं विश्व में, सबसे मेन जो समस्याएं हैं जो सबसे खास है वो है जनसंख्या वृद्धि। विश्व की जनसंख्या में वर्तमान समय में जो तेजी से वृद्धि हो रही है ऐसी वृद्धि कभी देखी नहीं गई। यानी अब दिन प्रतिदिन जब स्वास्थ्य की संपूर्ण सुविधाएं कर दी, जगह जगह चिकित्सालय खोल दिए गए, इन सब की जब सुविधाएं हो रही है तो मृत्यु दर तो हो गया कम, लेकिन जन्म दर में कोई भी कमी नहीं हुई, वो लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसमें भारत भी अछूता नहीं है। यानी भारत भी ऐसा नहीं है जिसमें कि जनसंख्या वृद्धि दर नहीं हो, भारत में भी लगातार जनसंख्या वृद्धि तेजी से बढ़ रही है। भारत में 1931 से 2011 तक देश की जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यानी हर 10 साल में होता है जनसंख्या का आंकड़ा, 10 साल में सर्वे किया जाता है, तब पता चलता है कि जनसंख्या वृद्धि की दर क्या है। 1931 से 2011 यानी इतनी समय में भी तब तक देखा गया तो उसमें क्या देखा गया कि जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। 1951 में भारत की जनसंख्या 36.1 करोड़ थी, जो 2011 के वर्ष में बढ़कर के 121.02 करोड़ हो गई। अब इतनी तेजी से जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उनकी समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, वो एक असंभव भी है और भारत सरकार के सामने एक समस्या भी है। अर्थात 60 वर्ष में 84.92 करोड़ की वृद्धि हुई। 60 वर्ष में इतने करोड़ वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि हुई है कि जो भारत एक ऐसा देश है जिसमें इतनी तीव्र गति से जनसंख्या में
वृद्धि हुई है, अपितु भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% के आसपास रहा है। इस प्रकार अति जनसंख्या में और जनसंख्या वृद्धि के ऊंचे दर के कारण जनसंख्या में विशेष तौर पर 1970 के बाद तो तीव्र बढ़ोतरी हुई है, जिसे उसे जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है। यानी 1970 के पहले इतनी तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई थी जितनी कि 1970 के बाद से लेकर 2011 तक का जो सर्वे किया गया था उसमें जनसंख्या काफ़ी तेज गति से वृद्धि कर रही है। जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज गति से हो रही है और अब होगा 2021 में जो सर्वे जनसंख्या का किया जाएगा, तब हमें एग्जैक्ट मालूम चलेगा। वैसे जो हर साल जो बताई जाती है वो एक अनुमान के रूप में बताई जाती है, लेकिन एग्जैक्ट जो बताई जाएगी अभी 2021 में जब सर्वे किया जाएगा जनसंख्या का, तब यह सही रूप में हमें मालूम चलेगा। और यही इस जनसंख्या बढ़ोतरी के कारण ही जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है। जितनी जितनी जनसंख्या बढ़ती जाएगी उसके अनुसार जनसंख्या विस्फोट माना जाता है। भारत में जनसंख्या का रुझान, जनसंख्या का रुझान अर्थात जनसंख्या का कद, जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर, मृत्यु दर, शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या में स्त्री पुरुष प्रमाण से संबंधित सांख्यिकी जानकारी प्राप्त करके उसका अर्थघटन करना। यानी भारत में जनसंख्या रुझान किस प्रकार से है कि कितना है भारत में जनसंख्या का कद, यानी कितनी ज़्यादा जनसंख्या फैलाव में है, जनसंख्या वृद्धि दर किस प्रकार से हो रही है, फिर उसकी जो मृत्यु दर है, जन्म दर ज़्यादा बढ़ रही है, मृत्यु दर कम हो रही है, शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या यानी शहर में और गाँव में जो जनसंख्या उसका रुझान किस प्रकार से बढ़ोतरी और कमी हो रही है, स्त्री पुरुष प्रमाण से यानी स्त्रियां कितनी हैं और पुरुष के कितने हैं, इस प्रमाण को भी देखा जाएगा। सांख्यिकी जानकारी प्राप्त करके उसके अर्थघटन करना, जो कब किया जाएगा 2021 में किया जाएगा। यानी 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं भारत में और उसमें शहर में कितने लोग, कितनी जनसंख्या है और गांव में कितनी जनसंख्या है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत 1871 में जमशेदजी टाटा ने की थी। अंडरलाइन करो, सर्वप्रथम जो जनगणना शुरू हुई थी 1871 में हुई थी और वो करी थी जमशेदजी टाटा ने करी थी। उसके बाद भारत में व्यवस्थित जनगणना हुई थी 1891 में। 1871 में की थी, शुरुआत यहाँ से हुई है, तब करी थी जमशेदजी टाटा ने करी थी। और उसके बाद जब व्यवस्थित जनगणना जब की गई थी वो थी 1891 में। भारत में 1891 के बाद प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है। यानी पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब 1891 में व्यवस्थित जनगणना की गई उसके बाद तो हर 10 साल में जनसंख्या का सर्वे किया जाने लगा। स्वतंत्रता के बाद प्रथम जनगणना पत्रक 1951 में तैयार किया गया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद जो पहली जनगणना पत्रक जो तैयार किया गया था वो था 1991 में तैयार कर लिया गया था। भारत में जनसंख्या का कद और वृद्धि दर, जनसंख्या का कद अर्थात अलग अलग वर्षों के दौरान भारत की कुल जनसंख्या अथवा प्रमाण को जनसंख्या का कद कहते हैं। जनसंख्या का कद किसे कहते हैं? अलग अलग वर्षों के द्वारा, यानी अलग अलग जो भी वर्ष होते हैं, जो भी साल होते हैं, उसके दौरान भारत की कुल जनसंख्या और प्रमाण को जनसंख्या, यानी जो भारत में कुल जो जनसंख्या थी उसको ही जनसंख्या प्रमाण कहते हैं। जनसंख्या में होने वाली बढ़ोतरी को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। अब जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जाएगी उसे क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाएगा। भारत की जनसंख्या का कद और वृद्धि दर को नीचे कोष्टक में दर्शाया गया है, जो हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने वाले हैं कि
भारत में जनसंख्या का कद किस प्रकार से बताया गया है। ये हमारे वर्ष है, ये जनसंख्या करोड़ में, और फिर है औसत वार्षिक जनसंख्या, यानी जो वृद्धि दर हो रही है प्रतिशत में, वो बताया गया है। इसको एक डायग्राम के माध्यम से किस प्रकार समझेंगे। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये जो हम डायग्राम जो बनाते आए हैं वो हमें करना है। हमें इधर करना है O, इधर X और ऊपर Y, O X Y। 1991 यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें सन लिखने होते हैं। 1991, फिर 1961, ये हमें 10 साल का देखना है, इसलिए हम ये कर रहे हैं डायग्राम में। ये जो है वो हमारा 2011 तक है, लेकिन हमें क्या करना है इसमें 1991 से करना है। 1971, 1981, 1991, 2001 एंड 2011, ये हमने इसमें नीचे वर्ष लिखे हैं। और इधर हमें क्या करना है, कुल जनसंख्या जो करोड़ों में है, कुल जनसंख्या जो आपके इधर लिखी हुई है, इसको हमको इधर लिखना है, कुल जनसंख्या जो करोड़ों में है। अब हमें क्या करना है इसमें, हमें इसको, ये देखो कुल जनसंख्या करोड़ों में है, तो हमारा सबसे मेन पॉइंट है 121, सबसे ज़्यादा वाला जो हमारा 121.02। तो हमें यहाँ पे कितना कितना का डिस्टेंस लेना है, 20 का डिस्टेंस हमें लेना होता है। 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड 140। ये इक्वल डिस्टेंस, ये इक्वल डिस्टेंस, यानी इसमें फेरबदल नहीं करनी है। अब सबसे पहले हमें 1951 में देखना। 1951 में हमारे पास कितने करोड़ जनसंख्या थी, 36.1। 36 का है ये 30, और फिर 30 के ऊपर यानी 40 के और उसके नीचे, तो ये हमारी थी 36.1। ये कब की है, ये हमारी है 1951 की जनसंख्या है। फिर उसके बाद 1961 में, अब 1961 में कितनी थी हमारी, 43.9, यानी ये 40 और 40 के थोड़ा सा ऊपर यानी 50 के थोड़ा नीचे, ये हल्का सा ऊपर 43, ये थी हमारी 1961 की। फिर 71 की 54.8। अब ये हम इसलिए ले रहे हैं, ये पूरी यहाँ से 2001, 11, 21 इतना हम नहीं ले रहे, इसलिए हमने क्या लिया 1951 से। लेना चाहो तो आप ये पूरा भी ले सकते हो, लेकिन हमारा फिर डायग्राम इतना लंबा नहीं आएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसमें 1951 से ले रहे हैं। 51 से लेने का कारण ये एक दूसरा भी है, क्योंकि ये प्रथम जनगणना पत्रक हमारा 1951 में ही तैयार हुआ था, इसलिए हम 1951 का ही इसमें लेंगे अभी। फिर है 1971 में कितना था, 54.8 यानी 54, ये 50 और ये थोड़ा सा इसके ऊपर 54। मैं भी स्केल यूज में नहीं ले रही हूँ, आप एकदम एग्जैक्ट नाप के इससे बनाने, आपको एग्जैक्ट नाप के ही बनाना है। उसके बाद 1981 में कितना था, 68.3। 68 का आ रहा है हमारा, ये 70 आएगा आधा, और 70 इसके हल्का सा नीचे, यानी 70 यहाँ आएगा हमारा, और ये हमारा ये आ गया। एग्जैक्ट स्केल से बनाओगे तो आपको मस्त शानदार डायग्राम बनने वाला है। फिर 1991 में 84.6, ये हमारा बाद में कितना आ रहा है, 84.6। 84 का आएगा, ये जस्ट ऊपर आएगा, इसके हल्का सा ऊपर 84.6।
और 2001 में कितना था हमारा 102.7। अब ये हमारा 100 है और 100 से 10 ऊपर 102.7 और 2011 में हमारा है अभी 121.02 करोड़ जनसंख्या अभी है। 121 यानी ये 20 और ये 21। ये हमारे अभी के जो वर्ष जो ये हमारा 1951 से लेके 2011 का जो वर्ष है उसमें ये जनसंख्या है। अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है कि 1951 में कितनी थी 36.1, 1961 में थी 43.9, 1971 में थी 54.8, 1981 में कितनी थी 1981 में थी 68.3, फिर 1991 में थी 84.6 और 2001 में थी 102.7 और अभी है हमारी 121.02। यह हमारी अभी की जनसंख्या है। अब ये तो हमने अभी आकृति के द्वारा इसको समझा है, लेकिन अब ये देखो इधर औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर, यानी हर साल जो जनसंख्या वृद्धि दर जो बढ़ रहा है ना वो देखो 1901 में +8 और हो गया था, यानी जब प्रतिशत में देखेंगे तो +8 और हो गया। 23.8 करोड़ जनसंख्या थी तो वृद्धि दर प्रतिशत कितनी थी उसकी 0.08% उस समय थी। फिर जब 1911 में जब सर्वे किया गया तब थी 25.2, उस समय +0.57। ये हर साल में जो प्रतिशत दर है जनसंख्या वृद्धि दर की वो प्रतिशत दर आपको इसमें बताई गई है। फिर 1981 में माइनस में, यानी इसमें क्या हुआ, इसमें देखो 2025.2 है लेकिन इसमें 25.1 है, इसमें थोड़ी सी जो वृद्धि दर है वो नहीं हुई यानी कमी हुई तो इसमें आया -0.03। ये कमी है इसलिए इसमें माइनस आया, अगर वृद्धि होती तो प्लस आ जाता। फिर 1931 में क्या हुआ था, फिर वापस से 1931 में प्लस हो गया, यानी फिर जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में बड़ा हो गया, वृद्धि हो गई तो ये हुआ प्लस हो गया, वापस से 1.04 हो गया। फिर 1941 में फिर वही बढ़ रही है जनसंख्या, यानी जब घटी थी तो सिर्फ एक बार घटी है जो थी 1921 में, उस समय जनसंख्या में कमी आई थी, बढ़ोतरी नहीं थी। बाकी 1941 में 1.33% की दर से वृद्धि हुई है। फिर 51 में 36.1 थी जो बढ़ करके जिसमें भी वृद्धि हुई 1.25% की, क्योंकि 21.9 थी 31 और यहाँ बाद में हो गई 36.1 1951 में, यानी बढ़ोतरी कितने प्रतिशत की हुई 1.25 की वृद्धि दर हो गई। 1961 में ये थी 43.9 थी जो बढ़कर के 1.96 हो गई। फिर 71 में 54.6 थी, उसमें भी बढ़ोतरी हो गई, प्रतिशत में 2.20 हो गई। यानी ये देखो हर साल जो जनसंख्या बढ़ रही है, सिर्फ घटी है तो यहाँ घटी है 25.2 थी 1911 में और 1921 में हुई थी 25.1। इस समय वृद्धि दर जनसंख्या नहीं हुई थी, बाकी सब में जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है। तो अगर आपको ये जनसंख्या वाला चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको इसमें क्या याद करना होता है कि जनसंख्या वृद्धि दर पूछेंगे, एक तो आपको ये लास्ट वाली और आपके तो शायद 2021 वाला भी आ जाएगा, तो वो मैं अलग से लिखा दूंगी क्योंकि हमारी ये बुक तो पुरानी है, वो मैं याद करके लिखवा भी दूंगी क्योंकि सर्वे होएगा 2021 में, तब नई जनगणना जो आएगी वो भी हमारी इसमें लिखी जाएगी और एग्ज़ाम में शायद वो आ भी सकता है, क्योंकि जब वो सर्वे हो ही जाएगा तो वो आना है ही। अब ये देखो ये हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, इसके कारण अब ये जो जनसंख्या जब बढ़ती जाएगी तो वो क्या है, इसे ही हम क्या कहते हैं, एक जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका विस्फोट माना जाएगा।
ये था हमारा जनसंख्या में कद और वृद्धि दर, यानी किस प्रकार से वो जनसंख्या वृद्धि दर, किस प्रकार से जनसंख्या हर साल, यानी कद कैसे बढ़ा, हर साल नए नए हमने सर्वे किए, उसके सामने हमें मालूम चला कि वृद्धि दर हमारा किस प्रकार से बढ़ रहा है, यानी जनसंख्या जो हमारी बढ़ रही है। अब है विश्लेषण अथवा फलश्रुति। ये तो हमने ये अभी पढ़ा, जनसंख्या वृद्धि दर, और ये अब है ये इसका पहला पॉइंट है 1901 से 1921 की समयावधि के दौरान जनसंख्या वृद्धि का दर मंद था, यानी कम था। ये देखो इधर, एक 1901 से और 1921 तक धीरे धीरे गति से बढ़ रही थी जनसंख्या, काफ़ी कम मात्रा में। यहाँ से 1901 से और 1921 23.8, एक 1901 में, 1911 में 25.2 और 1921 में 25.1, यानी बढ़ तो रही है लेकिन बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। लेकिन 1901 से 1911 के दशक में, या 1901 से 1911 के दशक में कुल जनसंख्या कितनी, 5.7% की दर से ही बढ़ी। ये देखो दोनों, एक जनसंख्या तो बढ़ी लेकिन कितनी कम मात्रा में बढ़ी, 5.7। जबकि 1911 से 21, अब ये देखो 1911 से लेके 1911 और 21 में क्या हुआ, इसमें जनसंख्या बढ़ोतरी नहीं हुई, इसमें कमी हुई थी 0.03 की दर से। सॉरी, पहले बढ़ रही थी, माइनस आया, इसलिए इसमें 1911 के मुकाबले 1921 में जब सर्वे किया गया तो उसमें क्या मालूम चलता है कि उसमें वृद्धि दर बढ़ी नहीं बल्कि जबकि वृद्धि दर घटी है। उसका मूल कारण क्या हुआ, मूल कारण उसका ये हुआ कि जनसंख्या में हुई कमी का मूल कारण मृत्यु दर ज़्यादा हुई है, यानी जनसंख्या तो बढ़ी है लेकिन मृत्यु दर के बढ़ने के कारण जन्म दर ज़्यादा नहीं बढ़ी। अनेकों बार होने वाले अकाल, अनेक रोग, कोलेरा, प्लेग, क्षय, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा के रूप ऊंचे दर के कारण मृत्यु दर ऊंचा रहा है। इसमें कारण क्या था कि ये कई बीमारियां उस समय आई थी जिसके कारण की मृत्यु दर ज़्यादा हुई थी, और ज़्यादा मृत्यु दर होगी तो उसमें जो जन्म दर हो रही है उसका रेशो कम हो जाएगा, यानी मृत्यु दर ज़्यादा होने के कारण जनसंख्या में बढ़ोतरी नहीं हो पाई। जनसंख्या बढ़ रही थी लेकिन कम मात्रा हो गई उनकी, क्योंकि मृत्यु दर भी उसी गति से बढ़ रही थी। दूसरा पॉइंट है 1921 के वर्ष को छोड़कर इसके बाद के वर्षों में जनसंख्या वृद्धि का दर ऊंचा रहा। 1921 यानी सिर्फ एक ही ऐसा साल था जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर कम रही, बाकी के जो साल थे, बाकी जो भी सर्वे किया गया और उसमें जो जनसंख्या वृद्धि का दर था वो ऊंचा ही रहा, यानी बढ़ती रही और मृत्यु दर उसमें नहीं हुई या कम हुई। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से 1921 के वर्ष को महान विभाजक वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है महान विभाजक के रूप में? क्योंकि यही एक ऐसा साल था जिसमें जन वृद्धि नहीं हुई, यानी जनसंख्या में वृद्धि हुई लेकिन नहीं हुई, कारण कि उसमें मृत्यु दर भी उतनी अधिक हुई, इसलिए इसको महान विभाजक वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। अंडरलाइन कर लो 1921 के वर्ष को किस रूप में भी जाना जाता है। 1921 के बाद प्रत्येक दशक में जनसंख्या वृद्धि दर का ऊंचा दिखाई पड़ा, यानी उसके अलावा जो भी सर्वे किया गया उसमें हर साल हर बार यही देखने को मिला कि जनसंख्या की वृद्धि अधिक हो रही है, यानी उसका वृद्धि दर ऊंचाई पर ही जा रहा है, यानी कि मृत्यु दर कम हो रही है। अब ये आज हमने पढ़ा जनसंख्या चैप्टर 7 पार्ट 5। इसके बाद ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन भी है और इसको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, धीरे धीरे पढ़ना लेकिन ध्यान से पढ़ना है। इसमें आपके क्वेश्चन भी काफ़ी सारे बनते हैं और ये आपको मेन याद रखना है, शुरुआत का एक 2011 का और मेन 2021, क्योंकि ये ऐसा साल था जिसमें कि जनसंख्या वृद्धि
होने के बावजूद भी नहीं हुई थी, क्योंकि मृत्यु दर का आंकड़ा इसमें ज़्यादा था। तो आपको ये 2-3 चीज़ें इसमें याद रखनी है। 2021 का मैं आपको अलग से लिखवा दूँगी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोके, आगे का हम कंटिन्यू कल करेंगे। आप इसको ध्यान से तब तक पढ़ लेना। ओके, बाय, गुड बाय बच्चों, एंड थैंक्स एवरीवन।